friends, once again welcome back to my YouTube channel Best Knowledge. First of all, please don't forget to like and comment my video. So आज हम पढ़ेंगे BSc थर्ड सेमेस्टर में फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1, जिसका ये लेक्चर फर्स्ट है। फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 का नेम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसका मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज हम पढ़ेंगे गॉस फ्लक्स लॉ, जिसका मैं आपको आज प्रूफ भी कराऊंगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, अगर आपको मेरे केमिस्ट्री के भी लेक्चर्स बने हुए हैं, केमिस्ट्री की वीडियोस भी मैंने अपलोड कर रखी हैं। अगर आपको केमिस्ट्री के वीडियोस और लेक्चर्स चाहिए तो आप मेरे चैनल पर जाकर केमिस्ट्री के भी लेक्चर्स देख सकते हैं। काफ़ी सारे लेक्चर्स मैं केमिस्ट्री के बना चुकी हूँ और अब मैं फिज़िक्स के स्टार्ट कर रही हूँ और ये चैप्टर नंबर फर्स्ट का ही फर्स्ट लेक्चर है, जिसमें हम आज पढ़ेंगे गॉस फ्लक्स लॉ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको गॉस फ्लक्स लॉ की डेफिनेशन पता होनी चाहिए कि गॉस फ्लक्स लॉ क्या कहता है। अभी मैं यहाँ पर गॉस फ्लक्स लॉ की डेफिनेशन नोट करती हूँ, फिर आपको एक्सप्लेन करूँगी। देखिएगा, मैंने यहाँ पर नोट कर दी है, किसी बंद पृष्ठ में गुजरने वाला बाह्य वैद्युत क्षेत्र, इसका मतलब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का वैद्युत फ्लक्स यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड पृष्ठ के अंदर स्थित कुल आवेश के 1/ε0 गुना होता है। देखिएगा, बाय डायग्राम भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। कोई भी एक बंद पृष्ठ है, कोई भी हम सपोज कर लेते हैं कि कोई बंद पृष्ठ है, उससे गुजरने वाला यानी कि कोई ऐसा तो इलेक्ट्रिक फील्ड जरूर होगा जो एक्सटर्नल होगा, जो उससे पास होकर जा रहा है। तो उससे जो पास होकर जा रहा है तो वहाँ पर कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी रिड्यूस होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस पूरे पृष्ठ के अंदर जो कुल आवेश है, जो टोटल चार्ज है, उस पृष्ठ के अंदर जो टोटल चार्ज है उसके 1/ε0 गुना होता है। यह गॉस लॉ कहलाता है, इसे हम गॉस का लॉ कहते हैं। ठीक है, तो इसको अगर हम इसका, ये तो स्टेटमेंट हो गया, ये इसका लॉ हो गया। अगर इसको हम फॉर्मूले में लिखें तो फॉर्मूला होता है कि हम यहाँ पर देखिए लैंग्वेज से समझिए, लैंग्वेज में लिखा है वैद्युत फ्लक्स का, तो वैद्युत फ्लक्स जो होता है इसको फाई ई से रिप्रेजेंट करते हैं। वैद्युत फ्लक्स को रिप्रेजेंट करते हैं फाई ई से। ठीक है, तो यहाँ पर लिख भी लीजिए आप चाहे फाई ई, वैद्युत फ्लक्स को फाई ई से रिप्रेजेंट करते हैं। वैद्युत फ्लक्स टोटल चार्ज यानी कि कुल आवेश के 1/ε0 गुना होता है। टोटल चार्ज यानी कि आवेश को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, चार्ज को क्यू से। 1/ε0 का मल्टीपल होता है, तो 1/ε0 गुना होता है। इस तरह से इसका फॉर्मूला क्रिएट किया जाता है कि किसी भी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत क्षेत्र का वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश के 1/ε0 गुना होता है। ये था इसका लॉ एंड ये था इसका फॉर्मूला। इस फॉर्मूले को इस तरह से भी लिख देते हैं, मैं नीचे बता देती हूँ। फाई ई इक्वल्स टू के ई डी एस, डबल इंटीग्रल सरफेस में ई डी एस इक्वल्स टू कुल आवेश को समीशन क्यू से भी दिखा देते हैं, कुल आवेश के ε0 गुना होता है। तो इस फॉर्मूले को इस तरह से भी लिखते हैं। ठीक है, अब इस फॉर्मूले का समझ लिया आपने, लॉ समझ लिया। अब इसका प्रूफ भी क्वेश्चन में पूछा जाता है। अब मैं इसका प्रूफ आपको सिखाऊंगी। लेट्स स्टार्ट। प्रूफ को समझने से पहले एक बार डायग्राम को और अच्छे से समझ लीजिए कि ये डायग्राम में क्या क्या चीज़ें मैंने बनाई हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर एक कंसीडर कराया कि एक हमारा पृष्ठ है, एक सरफेस है जो कि बंद है। ठीक है, उस बंद सरफेस में जो अंदर कोई चार्ज है वो क्या है, क्यू पॉजिटिव, इसमें चार्ज रखा हुआ है किसी पॉइंट पर, इस सरफेस के किसी पॉइंट पर एक चार्ज रखा है जो कि क्यू पॉजिटिव है। उस क्यू पॉजिटिव चार्ज की वजह से ही उस पृष्ठ के किसी भी पॉइंट पर, अगर हमने कंसीडर कराया ये पॉइंट पी है, इस पॉइंट पी पर जो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है वो ई वेक्टर है। ई वेक्टर रिप्रेजेंट करती है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो किसी भी सरफेस में अगर कोई भी चार्ज क्यू पॉजिटिव है किसी पॉइंट पर, तो उस चार्ज की वजह से उस सरफेस के किसी भी पॉइंट पर एक इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, जो कि हमने रिप्रेजेंट भी करी है ई वेक्टर से। और उस पूरे के पूरे इस बंद सरफेस में, और हम इस सरफेस में एक छोटा सा एरिया कंसीडर करते हैं, जैसे कि मैंने एक छोटा सा एरिया कंसीडर करा है, जिसे हम डी एस के साथ, डी एस एक वेक्टर लेते हैं जिसके साथ ये थीटा एंगल बना रहे हैं। ठीक है, एक छोटा सा
एरिया कंसिडर करते हैं, ds एक वेक्टर लेते हैं और ये थीटा से एंगल बना रहा है ds वेक्टर के साथ। इस पर मैंने बताई थी आपको, सरफेस पे कोई पॉइंट P है जिस पर Q चार्ज की वजह से इंटेंसिटी लग रही है E वेक्टर की। सो ये पूरा गॉस लॉ के अंदर ही आता है ये वाला डायग्राम। इसको अच्छे से समझ लें तो प्रूफ भी अच्छे से क्लियर हो जाता है। सो प्रूफ की तरफ बढ़ते हैं। फॉर्मूले में हमें ये प्रूफ करके लाना है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फाई E इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हमें प्रूफ करके लाना है। और फाई E किसके इक्वल होता है? डबल इंटीग्रल सरफेस में EDS के इक्वल होता है। तो हम इसी पर वर्क करेंगे और देन इसको प्रूफ कर देंगे। तो ये अगर इसके इक्वल है तो ये भी इसके इक्वल है, तो ये इसके इक्वल आ जाएगा। ठीक है, सो हम इस पर वर्क करते हैं। तो सबसे पहले E वेक्टर। सो E वेक्टर का फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। E वेक्टर का फॉर्मूला होता है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R कैप अपॉन R स्क्वायर। ये होता है E वेक्टर का फॉर्मूला। और यहाँ पर E वेक्टर क्या है? इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। मैं बार बार बोल रही हूँ E वेक्टर, कंफ्यूज मत होइएगा कि E वेक्टर क्या है। यहाँ पर E वेक्टर है इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसका फॉर्मूला होता है Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R वेक्टर अपॉन R स्क्वायर। आई थिंक इतना क्लियर होगा। अब हम इस E वेक्टर पर ही वर्क करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने फाई E जो लिया है वो फाई E पूरे सरफेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। इस पूरे सरफेस का फाई E इलेक्ट्रिक फ्लक्स है। अगर हम इस छोटे से पार्ट जो हमने कंसीडर करा है, इस छोटे से एरिए का इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाइंड करें तो डी फाई E से रिप्रेजेंट करेंगे। इस छोटे से एरिए का जो हमने कंसीडर कराया है उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम पहले निकालेंगे, तो उसको हम क्या करेंगे? स्मॉल डी फाई E से रिप्रेजेंट करेंगे। एंड देन अगेन हम फॉर्मूला लिखेंगे, क्या होता है? EDS। और यहाँ पर एक चीज़ अटैच और हो जाएगी, वो है एंगल। एंगल इसलिए अटैच हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर हमने एंगल की बात की है, तो वो यहाँ पर अटैच हो जाएगा कॉस थीटा। साथ में एक एंगल भी अटैच हो जाएगा कॉस थीटा। यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद क्या करेंगे? इसमें हम E की वैल्यू रख देंगे। यहाँ पर E वेक्टर की वैल्यू रख देंगे। E वेक्टर की वैल्यू ये है, पूरी की पूरी वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे। तो डी फाई E इक्वल्स टू E के प्लेस पर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R वेक्टर। R वेक्टर जो है, R वेक्टर वो इसका ही काम करेगा, इसलिए हम उसको नेग्लेक्ट कर सकते हैं। DS कॉस थीटा ओवर R स्क्वायर। देखिएगा मैंने इस तरह से लिख दिया है क्योंकि R वेक्टर जो काम कर रहा है वो यहाँ पर DS कॉस थीटा, DS वेक्टर का ही काम कर रहा है। R वेक्टर जो है वो DS वेक्टर के ही काम कर रहा है, इसलिए हमने R वेक्टर को की प्लेस पर DS लिख दिया। DS वेक्टर कॉस थीटा अपॉन R स्क्वायर। ठीक है, सो अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, DS कॉस थीटा अपॉन R स्क्वायर जो है वो इस जो हमने एक छोटा सा पार्ट का जो एरिया कंसीडर करा है वो पॉइंट A के साथ एक सॉलिड एंगल बना रहा है। एक सॉलिड एंगल है D ओमेगा। ये जो छोटा सा एरिया हमने कंसीडर करा है DS कॉस थीटा R स्क्वायर, ये पॉइंट O के साथ एक सॉलिड एंगल D ओमेगा बना रहा है। तो इसी वजह से जो DS कॉस थीटा ओवर R स्क्वायर होगा वो इक्वल होगा D ओमेगा के। किसके इक्वल होगा? D ओमेगा के। जो सॉलिड एंगल बना रहा है उसके इक्वल होगा D ओमेगा के। तो हम इस इक्वेशन में इसके प्लेस पर DS कॉस थीटा R स्क्वायर के प्लेस पर क्या लिख सकते हैं? हम D ओमेगा। मैं नेक्स्ट पेज पर एक्सप्लेन करती हूँ। सो अब हम लिखेंगे डी फाई E इक्वल्स टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और उस पूरे टर्म की प्लेस पर D ओमेगा। इस तरह से हमने इसको लिख दिया है। सो ये हमारा एक नया फॉर्मूला क्रिएट होता है। अब इस पूरे टर्म की हम इंटीग्रेशन करेंगे। हमें तो फाई E चाहिए, हमें फाई E प्रूफ करना है। फाई E इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्या करते हैं, ये डिफ्रेंसिएशन का साइन होता है D। तो फाई E जब ये इधर जाएगा, इक्वल्स टू के इधर जाएगा, तो ये इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, S Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट D ओमेगा। ठीक है, अब मैं इसका इंटीग्रेशन करूँगी। सो इंटीग्रेशन करने से पहले ये चीज़ देखिएगा, जो कांस्टेंट टर्म होते हैं उनको इंटीग्रेशन से बाहर लिख देते हैं। तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट टर्म है सारे, तो Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ इंटीग्रेशन के अंदर रहेगा डी ओमेगा। जब हम डी ओमेगा का इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा की वैल्यू होती है 4 पाई। मैं यहाँ साइड में लिख भी देती हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ डी ओमेगा इक्वल्स टू 4 पाई। ये 4 पाई के इक्वल होता है। अब फाई ई इक्वल्स टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, डबल इंटीग्रल डी ओमेगा की वैल्यू 4 पाई मैंने यहाँ लिख दी। अब 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, तो फाई ई की वैल्यू आ गई Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, बिकॉज यहाँ पर 4 पाई से 4 पाई तो कैंसिल हो चुका है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही रिमेन है, तो वो मैंने लिख दिया। और हमें यही प्रूफ करना था, फाई ई इक्वल्स टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इस तरह इसको कभी कभी इस तरह से रिप्रेजेंट कर देते हैं कि Q जो है यहाँ पर उसको समीशन में दिखाने के लिए Q1 Q2 प्लस Q3, बहुत सारे चार्जेस हैं जो कि बहुत सारे चार्जेस हैं अलग अलग जा रहे हैं। सो इस तरह से इसको फाई ई इक्वल्स टू के Q समीशन में ओवर एप्सिलॉन नॉट, इस तरह से इसको लिख देते हैं। सो हमें यही प्रूफ करना था और यही गॉस लॉ का प्रूफ है। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ये काफ़ी बार एग्ज़ाम्स में पूछ लिया जाता है, तो इसको प्लीज़ आप लोग कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड कमेंट माई वीडियो। थैंक यू फ्रेंड्स।